हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आपको पता है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है। अगर आप लोग इस टॉपिक से पहले और बाद के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी प्लेलिस्ट में जाना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम यह लिखेंगे कि ऐसे कौन से सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिट्स हैं। तो ऐसे 2 सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। फर्स्ट ग्रुप था दलित्स का और सेकंड ग्रुप था मुस्लिम्स का। दलित्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो उनकी डिमांड्स को इग्नोर कर रहे थे, और मुस्लिम्स ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं के रिलीजियस ग्रुप हिंदू महासभा के ज़्यादा क्लोज आ गई है, और अब वह जो भी डिसीजन लेगी वह हिंदुओं के फेवर में लेगी। इस वजह से मुस्लिम्स जो हैं वह कांग्रेस से नाराज थे, और जब कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसकी वजह से इंडिया में बहुत से हिंदू मुस्लिम्स क्लैशेस हुए और इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिसयूनिटी बढ़ी। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब हम यह देखेंगे कि ये दलित्स कौन थे, इनकी एक्चुअल में डिमांड क्या थी, और कांग्रेस लीडर इनकी डिमांड्स को इग्नोर क्यों कर रहे थे। सेकेंडली हम बात करेंगे डिटेल में कि ये मुस्लिम्स की क्या डिमांड थी, किस वजह से जो है कांग्रेस लीडर ने इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया, और इन दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या क्लैशेस थे। वे सभी बातें हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दलित्स की। कौन होते हैं दलित्स? दलित्स होते हैं अनटचेबल्स। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एंशिएंट इंडिया में एक ईवल था, वह था छुआछूत का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबिलिटी, जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लोग कास्ट समझकर उसे नीचा माना जाता है, उसके साथ उठना बैठना नहीं किया जाता है, उन्हें अपनी कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये लोग जो हाई क्लास हिंदू कम्युनिटी के वेल्स, टैंक या स्कूल्स में भी नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा इन लो क्लास लोगों को या लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल्स में भी एंट्री नहीं दी जाती थी। तो इस तरीके की एक ट्रेडिशन था हमारे एंशिएंट सोसाइटी में। तो इस लो क्लास ग्रुप को ही कहते थे अनटचेबल्स, और बाद में इन अनटचेबल्स ने अपना एक नेम चेंज कर लिया और अपने आप को ये कहलाने लगे दलित्स या ऑप्रेस्ड। यह लोग इंडियन कांग्रेस से अपने लिए कुछ डिमांड कर रहे थे, और इनकी डिमांड्स को कांग्रेस पार्टी इग्नोर कर रही थी। कांग्रेस पार्टी इनकी डिमांड को इग्नोर इसलिए कर रही थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि अगर हम दलित्स की डिमांड को मानेंगे तो जो हाई क्लास हिंदूज हैं, जिन्हें उस समय कहा जाता था सनातनीज, वो नाराज हो जाएंगे। तो इस वजह से यह इन दलित्स की डिमांड को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन गांधी जी इस अनटचेबिलिटी की ईवल को इंडियन सोसाइटी से हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर इंडियन सोसाइटी में अनटचेबिलिटी रही तो इंडिया को आने वाले 100 ईयर्स तक भी स्वराज वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि हम यूनाइट नहीं होंगे, एक ग्रुप अलग रहेगा, और इसका फायदा जो है हमेशा ब्रिटिशर्स उठाएंगे। इसी वजह से गांधी जी ने इन अनटचेबल्स को एक नाम भी दिया था, एक टाइटल दिया था। उन्होंने इनका नाम रखा था हरिजन्स, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सन ऑफ गॉड।
गांधी जी ने इन दलित्स के लिए बहुत से सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए और उन्हें पब्लिक वेल्स, टैंक, रोड, स्कूल्स जैसी फैसिलिटीज को यूज कराने की परमिशन दी, जो पहले हाई क्लास लोग इन्हें नहीं करने देते थे। इसके अलावा इन्होंने हरिजन्स के साथ मिलकर टॉयलेट भी साफ किया, जिसमें इन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि टॉयलेट साफ करना भी कोई नीचा काम या छोटा काम नहीं है। इनके आश्रम में बहुत से दलित रहते थे और उनके साथ इक्वल बिहेव किया जाता था। यह रिच क्लास हिंदूज लोगों को कहते थे कि आप इस अनटचेबिलिटी की फीलिंग को छोड़ दीजिए और इन लोगों के साथ इक्वल बिहेव कीजिए। वह सोसाइटी में इनको इक्वलिटी दिलवाना चाहते थे। लेकिन यह दलित ग्रुप जो है गांधी जी की इन एफर्ट से सेटिस्फाइड नहीं था। इसी वजह से इन दलित ग्रुप ने डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें हम BR अंबेडकर भी कहते हैं, उनकी लीडरशिप में एक एसोसिएशन बनाई 1930 में। उस एसोसिएशन का नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इस एसोसिएशन ने इंडिया में दलित लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। मींस इन्होंने कहा कि अगर गांधी जी एक्चुअल में दलित्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वह उन्हें पॉलिटिकल इक्वलिटी दिलाए, और पॉलिटिकल इक्वलिटी या पॉलिटिकल पावर उन्हें तभी मिल सकती है जब उनके लिए एक सेपरेट अलग से इलेक्शन कराए जाए और उस इलेक्शन में इन दलित लोगों में से ही कोई इलेक्शन कंटेस्ट करे और यही लोग वोट दे। इस तरीके से जब वह इलेक्शन में जीतकर आएंगे तो वह असेंबली में बैठकर इनके फेवर में, इनके अपलिफ्टमेंट में पॉलिसीज बनाएंगे, तभी इनका कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा ये लोग सोचते थे। और उन्होंने ही इस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की सेकेंड राउंड टेबल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी भी लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल अटेंड करने, और जब वहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत इजीली उनकी डिमांड को मान लिया। वो इसलिए माना, उन्होंने कहा अच्छा है, इससे इंडिया में एक और सोशल ग्रुप बन जाएगा। और गांधी जी इस बात से नाराज हो गए और इसी वजह से उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के वे इंडिया वापस आ गए थे, क्योंकि वह एक नया सोशल ग्रुप इंडिया में क्रिएट नहीं करना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इनके लिए सेपरेट इलेक्शन कराए जाएंगे तो इंडिया में डिसयूनिटी हो जाएगी, और उनकी तो एफर्ट था कि इंडिया में इंटीग्रिटी रहे, सभी सोशल ग्रुप साथ मिलकर आए और ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करें हमें अपना स्वराज वापस देने के लिए। तो गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल से वापस आए और आते ही उन्होंने आमरण अनशन या फास्ट अनटू डेथ कर लिया। उन्होंने कहा जब तक अंबेडकर अपनी इस जिद को नहीं छोड़ेंगे तब तक वह फास्ट रखेंगे। और इस वजह से फाइनली BR अंबेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी, और गांधी जी और BR अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ। उस पैक्ट का नाम था पूना पैक्ट या समझौता। यह पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग गांधी जी ने कहा कि वह आप लोगों के ग्रुप के लिए सेपरेट इलेक्शन तो नहीं कराएंगे, लेकिन जब भी इंडिया में जनरल इलेक्शन होंगे उन इलेक्शंस में दलित्स के लिए सीट रिजर्व कर दी जाएगी और उस सीट से केवल दलित कैंडिडेट ही खड़ा होगा, यह इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। तो यह समझौता या यह पैक्ट हुआ था पूना में, इस वजह से इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से यह एक पॉलिटिकल पैक्ट था जो गांधी जी और BR अंबेडकर के बीच में हुआ था। लेकिन इसके बाद भी जो है यह दलित ग्रुप जो है उन्होंने गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया।
अब जो सेकंड ग्रुप था वह था मुस्लिम्स का, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसे हम खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं, उसमें मुस्लिम्स ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब गांधी जी ने ये सेकेंड मूवमेंट स्टार्ट किया तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन ये था कि इस समय जो कांग्रेस लीडर्स थे वह हिंदुओं के रिलीजियस ग्रुप हिंदू महासभा के बहुत क्लोज नजर आ रहे थे। मतलब हिंदुओं के रिलीजियस ग्रुप हिंदू महासभा और कांग्रेस लीडर्स के बीच में बहुत ज्यादा इंटीमेसी दिखाई दे रही थी। इस वजह से मुस्लिम ग्रुप ने अपने आप को इनके द्वारा स्टार्ट किए हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पीछे कर लिया और इस वजह से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में काफी सारे कम्युनल राइट्स भी हुए और इनके बीच में ये डिसयूनिटी क्रिएट हुई। इसी बीच 1930 में उस समय मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप जिसका नाम था मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद इकबाल ने एक डिमांड रख दी गांधी जी के सामने। उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए भी अब अलग से इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि अगर हमें पॉलिटिकल पावर दी जाएगी तो हमारे जैसी मुस्लिम माइनॉरिटी, उस समय मुस्लिम जो थे इंडिया में माइनॉरिटी में थे, उन्होंने कहा हमारे जैसी मुस्लिम माइनॉरिटी को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक सेफ गार्ड का काम करेगा अगर हमें पॉलिटिकल पावर दे दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि क्यों ना इंडिया में भी एक मुस्लिम इंडिया बना दिया जाए, यह भी डिमांड उनकी थी। और उनकी इस मुस्लिम इंडिया की डिमांड से जो है हिंदू महासभा के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने काफी कोशिश करने के बाद जो है मुस्लिम कम्युनिटी से समझौता करने की कोशिश की। उन्होंने मुस्लिम्स के बहुत बड़े लीडर मोहम्मद अली जिन्ना से डिस्कस किया और फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना 2 शर्तों के साथ इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। तो उनकी जो मेन 2 शर्तें थी, जिसमें सबसे पहले ये थी, उन्होंने कहा कि अगर आपके जनरल इलेक्शन होंगे तो उन जनरल इलेक्शन में चाहे वह स्टेट इलेक्शन हो या सेंट्रल इलेक्शन हो, दोनों में ही मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट्स रखी जाएंगी, जैसे कि दलित के लिए आप रख रहे हैं। सेकंड उनकी डिमांड थी ये जो रिजर्वेशन का जो रेशियो होगा वो उन सिटीज में या उन स्टेट में ज्यादा होगा जिन स्टेट में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। मतलब जिन स्टेट में पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर मुस्लिम ग्रुप को सीट ज्यादा प्रोवाइड की जाएंगी और जहां पर मुस्लिम्स पॉपुलेशन कम है वहां पर कम मुस्लिम्स कैंडिडेट खड़े होंगे। तो ये कुछ डिमांड थी मोहम्मद अली जिन्ना की। अगर कांग्रेस इस डिमांड को पूरा कर देती है तो वह भी अपनी कम्युनिटी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी कांग्रेस इस बारे में सोच ही रही थी। इसी बीच हिंदू महासभा के लीडर मिस्टर जायकर ने उनकी इस डिमांड को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से आपके इन डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे। और जब मिस्टर जायकर ने इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बात की और उनकी डिमांड को नहीं माना, इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो गई और उन्होंने कांग्रेस द्वारा स्टार्ट किए गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये रीजन था मुस्लिम कम्युनिटी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और मुझे उम्मीद है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी, हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या क्लैशेस हुए या दलित ग्रुप के साथ क्या क्लैशेस थे, सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। थैंक यू।